नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी। दर्शकों, आप जानते हैं कि शंकर ललवानी देश में सर्वाधिक मत प्रतिशत से जीतने वाले सांसद हैं और पिछले 1.5-2 वर्षों में उन्होंने अपनी सक्रियता से अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त किए। खासकर कोरोना काल में जो उनकी सक्रियता थी उसको देश भर में न केवल सराहाया गया बल्कि देश भर में उसको रेखांकित भी किया गया। शंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शंकर भाई, आपको बधाई इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि इंदौर 5वीं बार सफाई में नंबर 1 बना, स्वच्छता में नंबर 1 बना और हाल ही में आपने 20 तारीख को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया। उस टीम में आप भी शामिल थे, उस टीम की अगुवाई आप कर रहे थे इनफैक्ट भूपेंद्र सिंह जी के साथ। तो ये इंदौर की जो आदत बन गई है नंबर 1 रहने की, केवल सफाई में नहीं बल्कि और भी दूसरे क्षेत्रों में हम नंबर 1 हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो जो बधाई आपने मुझे दी वो बधाई पूरे शहर को, क्योंकि स्वच्छता का जो ये अभियान है ये बिना जनता के संभव नहीं है। और जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया और उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कही कि प्रथम आना ये बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि उसको 5 वर्ष तक लगातार मेंटेन कर। शिखर पर जाना आसान है लेकिन शिखर पर बने रहना ज़्यादा कठिन है। बढ़िया, एक ही बात। और दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरे शहरों को इंदौर से सीखना चाहिए। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया था तो मुझे ध्यान है हमारे विपक्ष के लोगों ने हंसी उड़ाई थी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू ली थी तभी पूरे शहर ने अपने हाथ में झाड़ू ली और स्वच्छता के अभियान में जुड़ गए। और मैं उस पहले वर्ष को याद रखता हूँ, बहुत ही कठिन समय था जब हम इस चुनौती को स्वीकार किया। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी महापौर, हमारे सभी विधायक, पार्षद सब लग गए और एक सामूहिक प्रयास से हम उसको पा सके। और वो लगातार प्रयास चलता रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा शहर की जनता का मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, गीले और सूखे कचरे को अलग करना पहले एक सपना लगता था, लेकिन हमारी माता बहनों ने इसको करके बताया। हमारे वो छोटे भैया बहन बच्चे जो घर में स्वच्छता की प्रेरणा देते थे, ब्रांड एम्बेसडर उस समय हमने बनाया था स्कूलों में जाकर कि आप इस अपने परिवार वालों को बताएं। तो घर जाके जब भी कोई कचरा चलती कार में अपनी कार का, अपनी चॉकलेट का रैपर सड़क पे नहीं फेंकते। तो वो ब्रांड एम्बेसडर थे उस समय। हमारे दुकान मार्केट हमारा 10-11 बजे खुलता था, वो जब निकलते थे तो सफाई करके कचरा सड़क पे फेंकते थे। आज कोई भी दुकानदार इंदौर शहर का अपना सड़क पे कचरा नहीं फेंकता है। यहाँ तक कि छोटे गुमटी वाले हों, ठेले वाले हों, उन्होंने कभी भी कचरा सड़क पे नहीं फेंका। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर, ठेले वालों का आपने जिक्र किया, लेकिन सफाई में नंबर बनाने के लिए हमने बहुत सारे ठेले वालों को हटाया। नहीं हटाया, उनका रोजगार गया। नहीं, उनके ठेले जो है वो ट्रेचिंग ग्राउंड पे हमने फेंक दिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रेचिंग ग्राउंड में कभी भी कोई ठेला नहीं फेंका। उनको सड़क पे जो ट्रैफिक जाम हो रहा था उसको साइड में करने की बात करी। और हाल ही में जब दिवाली का समय आया तो हमने उन नगर निगम से कहा था कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसे छोटे लोगों पर नहीं की जाए। और मुझे ध्यान है, मैं खुद स्वयं राजवाड़ा गया था, पैदल जाना पड़ा क्योंकि उस समय इतना यातायात का दबाव था, सड़क पर दुकानें लगी थी, हमने किसी को नहीं हटाया। तो ये सबका सामूहिक प्रयास रहा, तभी हम स्वच्छता में नंबर बना है। और तो ये जो बधाई है ये पूरे शहर को बधाई। मीडिया ने बहुत साथ दिया, हर समय साथ दिया, विषम परिस्थितियों में साथ दिया, कोरोना के समय में साथ दिया स्वच्छता को लेकर। उन्होंने हमारे जो स्वच्छता कर्मी किस प्रकार ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोरोना हो, सब में काम किया, तो ये पुरस्कार उनको जाता है। शेखर भाई, हम स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए, हम कर भी रहे हैं, बधाइयाँ भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन सिर्फ स्वच्छता ही क्यों, अभी हमको और भी बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनना है। अभी मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे नागरिकों को ऐसा लगता है कि हम स्वच्छता के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़े रहे हैं कि बाकी सेक्टर में हम ध्यान नहीं दे पाते। एक विद्यार्थी जो गणित में बहुत 100 में से 100 लिया है लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी पर ध्यान ना दे, ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, शहर की अगर समस्या, आम समस्या अगर हम देखें तो स्वच्छता तो हो गई, शहर के विकास के मामले में सड़कें बन गई,
एक बात जरूर जो सबसे सामने आ रही है वो ट्रैफिक, उसको लेके हम प्लान बना रहे। आज ही हम पुलिस कंट्रोल रूम पे बैठे थे, सभी आईजी, डीआईजी, सभी ट्रैफिक के लोग थे। उसमें दिल्ली से एक एनजीओ आया था जो इसमें काम कर रहा है, एक्सपर्ट है। वो हमको ये बताएगा कि हम किस प्रकार से शॉर्ट टर्म में ट्रैफिक सुधार सकते हैं, लॉन्ग टर्म में, और जन जागरण अभियान कैसे चलाएं। आने वाले समय में हम इसका ब्लू प्लान बना रहे हैं। आज हमने उसकी बैठक कर ली है और उस एनजीओ के साथ और बच्चों के साथ, सबके साथ मिल पूरे शहर, जिस प्रकार स्वच्छता का हमने हाथ में लिया, उसी प्रकार हम ट्रैफिक का भी अब मूवमेंट हाथ में ले रहे हैं ताकि ट्रैफिक सुधर सके। ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक मैं बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पानी की। बहुत सारी नई टंकियाँ आपने बनाई हैं, लेकिन वो नई टंकियों में भी पानी नहीं भरा जा रहा है। उन नई टंकियों से जोड़कर पाइपलाइन नहीं डाली गई है, और आज भी इंदौर में एक दिन छोड़कर एक दिन नर्मदा का पानी आता है। बहुत सारी बस्तियाँ, कॉलोनी ऐसी है जिसमें ड्रेनेज मिला हुआ पानी आता है। क्या स्वच्छता के साथ साथ हमको इस दिशा में भी नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम कम से कम रोज पानी दें लोगों को, 60 लीटर प्रति व्यक्ति पानी दें? देखिए, दो चीज़ें आपने कही, एक पानी और ड्रेनेज। जहाँ तक पानी की बात है, नर्मदा का तीसरी चरण का जो पानी है, बीच के जो कालखंडे, अभी थोड़े दिनों में जो हम समस्या देख रहे हैं, नर्मदा में जो पंप थे वो एक पंप खराब हो गया था, और जो स्टैंड बाय लगाया था जो, वो भी लगने के बाद थोड़ा समय बाद ख़राब हुआ। जो पहला पंप अहमदाबाद रिपेयर होने गया था और किसी कारणवश उस फैक्ट्री में कुछ समस्या थी, वो पंप रिपेयर होकर नहीं आया, क्योंकि वो पंप इतने बड़े बड़े हैं कि उसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में बहुत बड़े बड़े, इस कमरे जितने बड़े पंप है, और वो बन के आने में थोड़ा समय लगा। तो ये बीच के कुछ दिनों में समस्या ही, वो पंप बन के आ गया। अब लग रहा है, मुझे लगता है पानी वाला जो इशू है, जो रोज पानी दे पाएंगे क्या? वो रोज पानी आने वाले समय में दे पाएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है। जहाँ तक ड्रेनेज की समस्या, मैं 15 साल खुद नगर निगम में, कारपोरेशन में पार्षद रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। एक समय था कि ड्रेनेज की पानी मिले हुई समस्या बहुत आती थी। उस मान से हम बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, हम आगे बढ़े हैं। हो सकता है कुछ स्थानों पर हो, पर अभी भी जहाँ पर इस प्रकार की समस्या आती है, नगर निगम वाले अटेंड करते हैं। हमारे पास भी समस्या आती है, हम भेजते हैं, पर पहले से बहुत कम हुई है। आने वाले समय में वो शून्य हो, ये प्रयास कर रहे हैं। नाला टेपिंग हमने किया, नदी को साफ करने की हमने कोशिश की। नदी में पानी बहना चाहिए। जो हमारी कान्हा नदी है, जो हमारी दूसरी नदियां हैं, वो जो नाले में तब्दील हो गए थे, सुधार होना चाहिए। लेकिन नाला टेपिंग हमने ऐसा किया कि हमारा शहर 1 इंच 1.5 इंच पानी में डूब जाता है, बीआरटीएस डूब जाता है। देखिए, नाला टेपिंग बीआरटीएस पे तो हुआ नहीं है। बीआरटीएस पे से पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ। जो उसकी रेलिंग लगी हुई है, उसके बीच में जो होल बने हुए हैं, उसको साफ समय पे साफ नहीं हुए, वो तो ड्रेन आउट हो जाते हैं। दोनों साइड ड्रेनेज बनी हुई है, वहाँ कहीं भी नाला टेपिंग हुआ नहीं। तो बीआरटीएस का जो इशू था, हमने ये पहले भी एक बार मीटिंग में, जब बारिश के पहले मैंने यहाँ पर एक मीटिंग लिखी नगर निगम के सभी अधिकारियों की, और उसके जब हमने पहले ही कहा था कि इस प्रकार के चिन्ह कर दे जहाँ जहाँ पानी रुकता है। किसी कारणवश वो पूरा काम नहीं हो पाया और बारिश आ गई। लेकिन बारिश के दौरान ही मैंने फिर दूसरी मीटिंग ली थी, उसमें उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया था जहाँ पानी रुक रहा है। आपने देखा होगा 1-2 बारिश में ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। आने वाले समय में हमने ये कहा, स्टॉर्म वाटर का एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, क्योंकि सबके लेवल्स, कंटूर जो रहते हैं रोड के, वो अलग अलग रहते हैं। उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। तो वो मास्टर प्लान अभी बन रहा है। 3 नंबर विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या है, चंद्रभागा पे। आपको ध्यान है, पिछले बार तो इससे ज़्यादा पानी रुका था। हम खुद मैं था, जिलाधीश महोदय थे, यही कमिश्नर थी, हम गए थे और नावें चली थी, मैं खुद उसमें था निकालने में लोगों को। लेकिन अब तो जो नाला टेपिंग जिस तरह से हुआ है, उसमें निकासी रुक गई और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बर्तन तैर रहे हैं। ये हमने इस बरसात में देखा नहीं। देखो, पिछले बार भी था, पिछले बार भी आपने देखा होगा। मैंने तो नाव चलाई, नाव में गए हम। तो ये क्यों नहीं हो पाता? नहीं, ये कभी कभी क्या रहता है, देखो ये बड़े शहरों में ये है। पहले शहर इतना बसावट नहीं थी, प्लाट खाली थे, ज़मीनें थी, पानी बह के निकल जाता था। धीरे धीरे मकान बनने लगे, निकासी की। ये बड़े शहरों में सब जगह आपको दिखेगी। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिखेगी तो यहाँ भी दिखना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि इसमें हमने कहा है कि पूरे शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए और पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। ये हम आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी दिल्ली से एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट आई थी चैनल पर, जो पर्यावरणविद हैं और जो प्योर एयर के लिए काम करती हैं, मातुश्री पी शेट्टी। मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि इंदौर भले ही स्वच्छ हो गया हो,
आपकी हवा जो है वो साफ नहीं है, हवा जो है आपकी वो सांस लेने लायक नहीं है। तो क्या हम हवा के मामले में, प्योर हवा के मामले में, शुद्ध हवा के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 बना सकते हैं? देखिए, अब उसमें 2-3 बातें हैं। शुद्ध हवा कैसे बनेगी? यहाँ इंदौर शहर के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री चलती नहीं है जिसके कारण पोल्यूशन हो, ये तो है नहीं। आपने देखा होगा वो एक समय था जब हम सड़क पे निकलते थे धूल उड़ती थी, और हम जब स्टूडियो में आते थे तो हमारे जो कपड़े थे या रुमाल किस प्रकार होता था, आपको भी अनुभव है। आज वो समस्या नहीं है, तो धूल रहित हो गया। इंडस्ट्री में कोई पोल्यूशन नहीं है। ये ज़रूर है कि जो ट्रैफिक के कारण जो पोल्यूशन है उसको कैसे कम करें, ये बात ज़रूर है। इसके लिए हमको जो जिस प्रकार शहर में, देश में सबसे ज़्यादा डेंस नंबर ऑफ व्हीकल्स इंदौर में पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें कहीं ना कहीं इसके और ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार इतने वाहन, जो औसतन वाहन है वो लगभग, आज जो हमें ट्रैफिक पुलिस ने बताया जो मीटिंग में, 25 लाख से ज़्यादा वाहन इंदौर में रजिस्टर्ड है, आरटीओ के रजिस्टर में। आप बताइए, हमारी लगभग पॉपुलेशन भी थी 27 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 2-3 लाख रोज आते जाते हैं। उतने तो हमारे पास वाहन ही है। तो कहीं ना कहीं हमको, अब हमने ये सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कैसे बढ़ावा मिले। क्या मेट्रो ला रहे हैं आप? इसलिए मेट्रो का काम रुका हुआ पड़ा हुआ, 2 साल 1.5 साल कोई काम नहीं हुआ, एक पतरा नहीं लगा उसके अंदर, जो पतरे लगे थे वो टूट के गिरने लगे। मेट्रो काम में कब गति आएगी? प्रतीक जी, ये पुरानी बात हो गई। अब मेट्रो में गति हुई है। मैंने पिछली बार भी इस चैनल के माध्यम से कहा था और जनता से भी कहा था कि 15 अगस्त के आसपास मेट्रो काम शुरू होगा, जो बंद था, और मुझे पूरा विश्वास था। और 16 अगस्त से इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो गया। और जो आज हमने समीक्षा ली है मेट्रो की, उसमें जो पहला फेज़ हमने दिया था काम का, उसकी प्रगति संतोषजनक पाई गई, जो उन्होंने बार चार्ट के हिसाब से तय किया था। दूसरा जो टेंडर हो चुके हैं उसका काम शुरू होने वाला, और उसके लिए भी हम एजेंसी के साथ बैठे थे। एमडी आज खुद यहाँ थी, कलेक्टर थे, नगर निगम कमिश्नर थी, सभी अधिकारी थे, मैं खुद था। हमने 3 घंटे बैठक ली, और उसमें जो उनको कठिनाई आ रही वो दूर करने का, तो दो टेंडर हुए हैं। दोनों का काम 16 अगस्त 2023 को पूरा होगा, ये हमने टारगेट रखा है। और उसके लिए जो स्टेशन की आवश्यकता है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, ट्रेन के डब्बे कहाँ बनेंगे, इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ बनेंगे, ये सब हमने सीज आउट कर दिए। आगे किस प्रकार टेंडर, आगे जो काम बढ़ाना है, जैसे ये शहीद पार्क तक आ रही है एयरपोर्ट से, यहाँ से हम वापस एयरपोर्ट तक कैसे जाएं, उसके लिए आज हम बैठे थे। मैंने उनसे कहा आप प्लान बना लो, उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन मैंने बोला हमारे शहर के सभी जनप्रतिनिधि बैठे, शहर के तकनीकी लोग बैठे, और इसको तब फाइनल करें। सब देखने के बाद होता ये है कि अधिकारी जो पहला फेज़ बना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं तो लगातार इन पिछले 15 साल से किसी न किसी पद पे हूँ। चाहे 15 साल नगर निगम में था, 5 साल बीजेपी का अध्यक्ष था, 6 साल आईडी का अध्यक्ष रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम में से किसी से इतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मैंने कहा अभी सब जनप्रतिनिधियों से चर्चा करें, क्योंकि व्यवहारिक वही बता पाएंगे कि इसमें क्या कठिनाई है। नहीं तो फिर वैसे ही जैसा बंगाली चौराहे पे जो ब्रिज की परेशानी हो रही है, ब्रिज पूरा तैयार हो गया, तब हमको समझ में आ रहा है कि हमारा खंबा गलत है। इसलिए मैंने आज उनसे कहा है कि जो शहीद पार्क से आगे जो जाएगा, बंगाली से पत्रकार कॉलोनी चौराहा, पलासिया से गांधी हाल से राजवाड़ा से बड़ा गणपति, और फिर एयरपोर्ट, इसके लिए शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को और प्रमुख लोगों को बिठाना चाहिए और उनसे राय लेके चर्चा करके आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले समय में 2 चीजें समझना है इसमें आपसे। मेट्रो ट्रेन, एक तो क्या मेट्रो ट्रेन इंदौर में वाइबल है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम मेट्रो के चक्कर में, कुछ बड़ा करने के चक्कर में हम अपने माथे, अपने हाथ गले में एक हाथी बांध लें? क्या वो वाइबल है? देखिए, वाइबिलिटी तो मैं अभी हाल ही में जयपुर मेट्रो देखने गया था, आगरा मेट्रो देख के आया हूँ, दिल्ली की मेट्रो देखी, अभी नागपुर गया था मेट्रो देखने खास। सब जगह मोरलेस सब जगह मेट्रो जो है लॉस पे चल रही है। और जो राइडर्स यानी यात्री जो हैं, वो यात्री की संख्या इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना खर्चा है यानी उसका। यही समस्या इंदौर में भी आनी है। ये आनी है, लेकिन उसको फेस करने के लिए उन्होंने दूसरे मॉडल अपनाए हैं। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पे उन्होंने कहीं मॉल बनाए, कहीं शॉपिंग स्पेस बनाया, कई दूसरी चीज़ें बनाई, होटल बनाए, ताकि उससे उसको मैच किया जा सके। देखिए, अब हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देना है तो ये एक जल्दी रैपिड पहुंचने वाला जल्दी साधन है। जो आप कार में कहीं यहाँ से एयरपोर्ट अगर जाना हो आपको, तो आपको आधे से पौन घंटा लगेगा।
वो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे, मेट्रो पे 15 मिनट पहुंच जाओगे। तो ये रैपिड ट्रांसपोर्ट ऐसा भी नहीं है कि जाम में फंस गए, फ्लाइट छूट गई या रेलवे स्टेशन में नहीं पहुंच पाए। तो ये एक अच्छा साधन है। हम जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लोगों को नहीं देंगे तब तक लोग अपने वाहन खरीदते रहेंगे, और ये वाहनों की संख्या जिसे बढ़ती जाएगी, पार्किंग, जाम, पोल्यूशन, ये रोड एक्सीडेंट, ये सब बढ़ते जाएंगे। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन बनाएंगे, विजयनगर चौराहे पे बनाएंगे या कहीं भी बनाएंगे, जो भी आपने तय किए, आसपास 150-100 कॉलोनियाँ हैं, उस कॉलोनी के लोग रेलवे स्टेशन तक आएंगे तो वो अपने वाहन कहाँ पार करेंगे? पैदल तो आएंगे नहीं, वो अपनी कार से आएंगे, वो अपने स्कूटर से आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे, वो वाहन पार्किंग कहाँ करेंगे? तब वो गलियों में खड़ी कर देंगे और गलियों का ट्रैफिक जाम करेंगे। इसमें हमने 2 बातें की है। एक तो जहाँ इस प्रकार की बस के टर्मिनल बना रहे हैं, हम बस के टर्मिनल भी बना रहे हैं, ISBT बना रहे हैं, जो टोल नाका है उसके पास में, इंदौर के आसपास। जब मैं था अध्यक्ष हमने तभी टेंडर कर दिए थे, उसका कंस्ट्रक्शन अगले साल पूरा हो जाएगा। हम नायता मंडला में बना रहे हैं, हम इस सरवटे को पूरा कर रहे हैं, गंगवाल को लेने वाले हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे बस स्टैंड भी बना रहे हैं। इनको कनेक्टिविटी देंगे। एक अब आपका ये कहना है कि अगर मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे को मेट्रो कैसे मिलेगी या बस कैसे मिलेगी, इसके लिए छोटे छोटे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हम साधन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हाल ही में आने वाले दिनों में हम 400 CNG छोटी बसें जो कि फीडर के रूप में काम करेगी, वो फीडर के रूप में उस जंक्शन तक पहुंचाएगी जहां आपको BRTS हो या मेट्रो हो या रेलवे स्टेशन हो, ये फीडर के। और उसका जो सेकंड फेस आएगा उसमें और छोटे वाहन उपलब्ध कराएंगे। लोग घर से निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये आपकी बात सही है कि व्यक्ति घर से निकलता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए मैं किसी न किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में गंतव्य स्थान पर पहुँचूँ। उसके लिए जो ये फीडर जो है वो हम कर रहे हैं। इसमें केबल कार का जो हमारा प्रोजेक्ट जो हम सर्वे अभी हो रहा है, वो केबल कार का भी ऐसा ही है कि जहाँ मेट्रो नहीं जा पा रही है, जहाँ बस नहीं जा पा रही है, कंजेस्टेड है, तो वो हवा में केबल कार चलेगी और वहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इंदौर में भी पुलिस कमिश्नरी लागू की जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? ये फैसला मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पुराना सिस्टम और इस सिस्टम में क्या अंतर होगा और क्या बेहतर होगा? देखिए, बड़े शहरों में हमने देखा है, बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, अन्य शहरों में, वहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली है और वर्षों से चल रही है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमें कुछ अपराध तो वहाँ भी होते हैं, ऐसा थोड़ी कि अपराध रुक गए, लेकिन अपराधों को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको जब पावर मिलेंगे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार जब शहर बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें जब तक पुलिस को अधिकार हम संपन्न नहीं करेंगे तब तक कानून की व्यवस्था और बेहतर करना, मुझे लगता है अपेक्षा करना, उनसे पुलिस से अपेक्षा करना मुश्किल है। ये प्रणाली लागू होने के बाद मुझे लगता है कि कानून की व्यवस्था और बेहतर होगी, कंट्रोल होगा, मजिस्ट्रेट पावर उनको होंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के वातावरण बन रहा है उसमें ये सहायक होगी। पर पुलिस निरंकुश भी हो जाएगी? नहीं, देखिए, निरंकुश नहीं, हमारे बहुत सारे हम हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, कोर्ट है, ऐसा नहीं रहेगा कि पुलिस निरंकुश हो, क्योंकि बड़े पुलिस की इच्छा होगी तो धरना प्रदर्शन को अनुमति देगी, पुलिस की इच्छा होगी तो जो है वो कर्फ्यू लगा देगी, पुलिस की इच्छा होगी। उसके ऊपर नियंत्रण जो सिस्टम था अंग्रेजों का सिस्टम, कि भाई उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एक नियंत्रण करता था, SDM, तहसीलदार, ADM, कलेक्टर, वो नियंत्रण तो खत्म हो जाएगा। और जब जैसे ही नियंत्रण खत्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से, शंकर भाई, वो निरंकुश हो जाते हैं। देखिए, वो पुलिस कमिश्नर सरकार से नियंत्रण तो उसका कम नहीं होगा, सरकार सरकारी है, सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा, ऐसी बात नहीं। और हम सब जनप्रतिनिधि हैं, अगर कुछ बात होगी तो हम बिल्कुल करेंगे जनता के हित में। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और शहर में विधायक हैं, पार्षद हैं, सब नेता हैं, ऐसी कुछ बात आएगी तो बिल्कुल बात करेंगे। जनता का हित कहीं अहित नहीं होगा, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसका हित जरूर होगा। आप खंडवा लोकसभा उपचुनाव में आपकी ड्यूटी थी, आपको पंधाना क्षेत्र दिया गया था, खंडवा क्षेत्र में आप लोकसभा चुनाव में काम कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है? देखिए, मैं तो वहाँ था और जिस प्रकार लोग मोदी जी को चाहते हैं और जिस नज़र से वो देखते हैं, वो देश के नेता नहीं, दुनिया के नेता के रूप में देखते हैं। और जब हम मोदी जी की बात करते थे तो चारों तरफ तालियां बजती थी। तो मोदी जी तो सर्वमान्य नेता है इस देश के भी और दुनिया के भी। सर्वमान्य नेता हैं। 3 लाख से आप जीते थे 2019 में जो सीट, 81,000 पर आ गए। ये लोकप्रियता कम होने की निशानी नहीं है? लोकतंत्र में कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी आदमी की लोकप्रियता कम हो रही है? वोट कम होते हैं ना, तो मालूम पड़ता है। चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे होते हैं,
जो राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन से और नीचे जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और भी रहती है। उम्मीदवार को लेकर वहाँ जिस प्रकार का कांग्रेस ने जातिवाद फैलाया, उनको हमने बात करी विकास की। लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। नहीं महंगाई, देखो एक बात सुनिए, मैं जिस गांव में था उस गांव में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले गाड़ियाँ नहीं थी। जब मैं उस गांव में गया तो उन लोगों ने अपनी बाइकें खरीदी थी, किसानों ने, और जो बैलगाड़ी से जो हल से खेत जोते थे वो ट्रैक्टर से कर रहे थे। तो मैंने पूछा, बोले हमारे गांव में अब हल से यानी बोनी नहीं होती, हम तो ट्रैक्टर से करते हैं, और शहर के बाहर जाते हैं तो बाइक से जाते हैं। इससे महंगाई का क्या संबंध है? नहीं, किसान संपन्न हुआ। वो बोल रहे थे हम सोयाबीन जो बोते हैं पहले हमारे 400 रुपए क्विंटल, 400 रुपए क्विंटल, 4,000 रुपए मिल रहे हैं उनको। शंकर भाई, कहाँ 400 रुपए, कहाँ 4,000 रुपए उनको मिल रहे हैं। किसान तो वैसे ही संपन्न हो गया। महंगाई इतिहास में सबसे ज्यादा 22% पर है, थोक मूल्य सूचकांक, थोक महंगाई। मैं कह रहा हूं, और बेरोजगारी की दर इतिहास में सबसे बड़ी है। इनकम भी बढ़ी है। जो बेरोजगारी, किसान जो पहले बैलगाड़ी पे घूमता था वो बाइक पे घूम रहा है, जो हलों से जोतता था वो ट्रैक्टर से जोतता है। संपन्न हुआ है किसान, संपन्न किसान हुआ, लेकिन तो अगर महंगाई लेकिन किचन का खर्चा जो है वो 37% बढ़ गया। इनकम भी उतनी बढ़ी है। इनकम भी उतनी बढ़ी। 400 रुपए क्विंटल जो उनका बिकता था सोयाबीन, वो 4,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इस बार तो 8,000 रुपए में बिक रहा है। तो जिस प्रकार उनके दाम बढ़े हैं, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी पीछे नहीं हटते, कदम वापस नहीं खींचते। अब जरा वो उनका आत्मविश्वास कमजोर हुआ है। किसान के मामले में पीछे हटना पड़ा उनको, पेट्रोल डीजल के मामले में पीछे हटना पड़ा उनको। नहीं, एक बात सुनिए, उन्होंने तो वो वेट कम किया, किसानों के मामले में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, हमारी नीयत साफ है, हम किसानों का भला चाहते हैं और अच्छी तरह करना चाहते हैं, हम अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने ये भी बात कही, पर ये समझने में इतना 1 साल भर लग गया। पूरे देश, देखो एक बात सुनो, पूरे देश में अगर हम सिर्फ पंजाब और हरियाणा छोड़ दें, पूरे देश के किसानों का, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, थोड़ा ऐसा है, पर पूरे देश में कहीं भी किसानों का आंदोलन दिखा, सब किसान प्रसन्न थे। हो सकता है हम उन किसान भाइयों तक अपनी बात नहीं पहुंचाए, लेकिन उन्होंने कहा है हम किसानों के लिए पहले भी काम किया, आगे और काम करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में पंजाब में हार की आहट सुनाई दे गई थी। उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। लग रहा था कि किसान नाराज है तो हम हार जाएंगे उत्तर प्रदेश में। योगी जी का दबाव था कि इसको चुनाव पहले करते, अभी क्यों करते हैं? वो तो पहले चुनाव तो आ ही गए ना, अभी थोड़ा समय है, अभी तो समय है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही कि हम अपनी बात, हमारी नीयत साफ है, हम चाहते किसान आगे बढ़े। कांग्रेस कह रही है कि अहंकार कम हुआ है। नहीं, देखो अहंकार की हार है। अरे माननीय मोदी जी तो सरल व्यक्तित्व है कि कभी उनके मन में अहंकार की बात ही नहीं आती। उन्होंने तो छोटे छोटे लोगों से जब उनके बाद मिलने जाते हैं तो वो पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, कभी उनके मन में अहंकार नहीं आता। रेलवे के लिए क्या नया काम करने जा रहे हैं आप? आपके पहले की जो सांसद थी वो रेलवे के लिए बहुत सक्रिय रहती थी, आप रेलवे के लिए देखिए, रेलवे की कनेक्टिविटी लगभग सब जगह है हमारे इंदौर से। 2 बातें जो अभी छूट गई हैं हमारा, एक इंदौर से मनमाड़ वाली और इंदौर से दाहोद वाली। इस काम को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि जो पुरानी मीटर गेज थी उसको ब्रॉड गेज करना, वो लगभग काम इंदौर, देवास, उज्जैन और यहाँ से फतेहाबाद, उज्जैन, ये इधर के साइड पूरा हो गया। अब यहाँ से जो सनावद का सेक्शन है, खास करके मऊ से लेकर सनावद तक, इंदौर मऊ भी हो गया, मऊ से सनावद वाला काम प्रोसेस में, और मुझे लगता है जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे। सनावद के आगे लाइन का काम चालू है, तो ये जो पोर्शन है जैसे हो जाएगा तो ये खंडवा लाइन हो जाएगी। यहाँ से दाहोद को लेके अभी काम, जो टनल वगैरह बनी थी उसका काम रुका हुआ था, वो आने वाले बजट में मुझे लगता है पूरा प्रावधान होगा, तो उस पर काम भी चालू होगा। ताई का अपना एक गुट हुआ करता था, इंदौर में 2 ही गुट चलते थे, ताई का और भाई का गुट। आपको भी सांसद बने काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन शंकर लालवानी का, साई का कोई गुट क्यों नहीं बन पाया? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनका भी कोई गुट नहीं था, ऐसे परफेक्शन था कि ये है वो है, पर कभी न ताई जी का गुट था, न आदरणीय केला जी का कोई गुट है। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने काम सीखा है और आगे बढ़ रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। ये एक मीडिया का प्रोफेशन है कि ऐसा वैसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मालिनी गौड़ के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं आप? करते हैं, पहले से करते। मैं लक्ष्मण सिंह गौड़ के चुनाव संचालक रहा, मालिनी गौड़ जी का चुनाव संचालक रहा हूँ, और जब महापौर थे तो हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया साथ में, और अभी भी कर रहे हैं। तो कोई मतभेद नहीं है? कभी नहीं रहे। आपने कभी न मेरे मुंह से सुना होगा न उनके मुंह से सुना होगा। मुंह से सुना नहीं, पर आपके व्यवहार में नहीं। आप बता दो कोई ऐसी बात लगी है जिसमें ऐसा कोई दिखता हो? आपके समर्थक लड़ते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ, थाने में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं दोनों के समर्थक। नहीं, देखो वो समर्थक, आप मेरी और उनकी बात करिए, न मालिनी गौड़ जी के मन में कभी है, न मेरे मन में कभी ऐसा रहा, न रहेगा। आपके समर्थक
में वो भाव क्यों नहीं आ पाता जो दोनों नहीं, बड़े नेता? समर्थक उनका निचले स्तर पर व्यक्तिगत कुछ होंगे, बाकी हमारे किसी थाने तक मामला पहुंचा इसलिए कह रहा हूँ। वो अब देखो, ये व्यक्तिगत किसी की लड़ाई हो वो अलग बात है, बाकी कभी भी पार्टी स्तर पर हम सब एक है और एक ही रहेंगे। इंदौर को कोई बड़ी सौगात आप देना चाहें, जैसे श्यामाचरण शुक्ल ने नर्मदा जल की दी, अर्जुन सिंह ने IMS दिया, IIT दी, केट दिया, कुछ ऐसे आपके रहते हुए कोई बड़ी सौगात? देखिए, हम चाहते हैं इंदौर IT का हब बने, और उस IT का हब बनने के लिए हमने धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू की है। जब मैं IT के जो बड़े लोग हैं, वो जो इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, उनसे जब मिला था, उन्होंने कहा इंदौर में बाकी सब ठीक है, एक चीज़ जो होनी है वो ये है कि हमको शहर के आसपास ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि 24 आवर्स का वर्किंग हो। IT ऐसा है जो 24 घंटे चलता है। और दूसरा उनका कहना है कि 24 का वर्किंग की एक इमेज शहर में बनानी पड़ेगी। उसके लिए कानून व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए कि 24 घंटे हमारे बच्चे भाई बहन आए जाएँ, सब चीज़ें होना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा बेंगलोर में, पूना में, मुंबई में, तो ये जो 24 आवर्स का जो कल्चर है वो धीरे धीरे इंदौर में डेवलप हो रहा है, और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ही बात की थी। दूसरा ये कि उस IT के लिए क्या हम फैसिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कुछ और सरकार को फैसिलिटी देना चाहिए ताकि IT के लोग यहाँ आएँ। बहुत सारे चीज़ में हमारा शहर आगे भी है, जैसे हमारे यहाँ आबोहवा अच्छी है, हमारे कम्युनल हिंदू मुस्लिम कोई राइट नहीं होते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड का जो वो है वो हमारे अच्छा है, और जो एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट आती है वो उन बड़े शहरों से कम आती है। तो हमारे पास सब वो रॉबर्ट, सिर्फ उनको पॉलिसी को लेके, तो आने वाले 1-2 महीने में हम एक बड़ा इवेंट भी करना चाहते हैं जिसमें सभी IT के लोग आएंगे। उसके पहले हमने सरकार से ये कहा है कि IT के बारे में कुछ ऐसा रिवोल्यूशन करें कि लोग अट्रैक्ट हो, और सरकार उस पर विचार कर रही है। बहुत धन्यवाद शंकर ललवानी जी, दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी को, जिनके पास एक विकास का एजेंडा है, विकास का विज़न है और एक ब्लूप्रिंट के साथ वे काम करते हैं। उनके बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत साफ तौर पर कहना है कि शंकर की इंदौर को विकास संबंधी मांगें ख़त्म नहीं होती, मैं एक मांग पूरी करता हूं, वो दूसरी मांग लेकर सामने खड़ा हो जाता है। तो ये जो भूख है विकास की, ये जो तड़फ है, ललक है विकास की, वही शंकर ललवानी को विशिष्ट बनाती है और सभी सांसदों में सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे लोकप्रिय बनाती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।